सो वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका में वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है और वहाँ पर जो लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर जो विभाजन है और भाषाई आधार पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद हैं, विवाद हैं, वो किस तरीके से हैं। और इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों कंट्रीज़ में, बेल्जियम और श्रीलंका में, बेल्जियम ने ये जो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है, लिंग्विस्टिक डिवीज़न है और टेंशन है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। बेल्जियम के लीडर्स ने मिलकर के वहाँ के पीपल्स के पार्टिसिपेशन से और उनके एग्रीमेंट से ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसा कुछ गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया है, ऐसा प्रोविज़न उन्होंने सेटअप कर लिया है, सिस्टम बना लिया है कि जिससे भाषाई आधार पर जो विभाजन था, भाषाई आधार पर जो उनमें तनाव था, मतभेद था, और वो जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, किसी को क्रिटिसाइज़ करने के या किसी को ऊपर ओवर डोमिनेंट होने के, वो सारी समस्याएं वहाँ पर अब सॉल्व हो चुकी हैं। और बेल्जियम पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है इस तरीके की लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला। वहीं पर श्रीलंका में इस समस्या का समाधान वहाँ श्रीलंका की आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक नहीं निकाल पाया है। तो बेल्जियम में किस तरीके से वहाँ पर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम को और लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया गया, वहाँ की जो एथनिसिटी है, वहाँ पर जिस तरीके का जो कंपोजिशन है सोशल ग्रुप्स का, उनके बीच में टकराव ना हो और वो मिल कर के रहें, इसको कैसे सॉल्व किया गया। तो हम लोग इसके लिए, आप इस क्वेश्चन को चाहे तो बुक में निकाल लीजिए या फिर टॉपिक उसमें दिया होगा, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि कोई उचित व्यवस्थापन या निराकरण, उसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम का मतलब है बेल्जियम में समस्या का समाधान या समस्या का निराकरण, व्यवस्थापन कैसे हुआ, उसने अपनी समस्या को कैसे हल किया। ये टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा आपको। ये पेज नंबर 3 और 4 में मिलेगा। तो यहाँ पर पहुँच करके आप पेज नंबर 4 में इसको देख लीजिएगा। और इसकी जो पॉइंट है उस पॉइंट पर आते हैं, बेल्जियम ने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसको आप एक बार रीड करिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर्स और मिनिस्टर्स shall be equal in the central government. Some special laws requires the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. इसका मतलब है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरीके से फॉर्म किया है, केंद्र सरकार को इस तरीके से बनाया है कि उसमें मस्ट कर दिया है, ये कंफर्म कर दिया है कि 50-50% जो मेंबर्स होंगे, जो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो 50% डच स्पीकर कम्युनिटी से होंगे और 50% फ्रेंच स्पीकर्स होंगे। जबकि आपको पता है कि पूरे कंट्री में जो डच मेजॉरिटी में है, फ्रेंच माइनॉरिटी में है, उसके इस मैटर को उन्होंने इग्नोर कर दिया, कौन मेजॉरिटी कौन माइनॉरिटी में है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में हम दोनों को 50-50% की पार्टनरशिप रहेगी, 50-50% दोनों कम्युनिटीज़ के मेंबर्स वहाँ रहेंगे, इलेक्ट होंगे, पहुँचेंगे और वो मिल करके डिसीजन लेंगे, जिससे कभी भी फ्यूचर में कि मेजॉरिटी का डिसीज़न या मेजॉरिटी का कोई जो रोल है, मेजॉरिटी का कोई मैटर है, वो डोमिनेंट ना हो जाए, उस पॉसिबिलिटी को, उस संभावना को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब जब दोनों ही कम्युनिटीज़ के 50-50% लोग वहाँ हमेशा रहेंगे, तो कभी भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आपके लोग कम थे या हमारे लोग कम थे।
यहाँ पर ये मैटर ही नहीं आएगा, क्योंकि भाई जब पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज़ के 50-50% मौजूद हैं, तब आप ये आरोप ही नहीं लगा सकते किसी कम्युनिटी के ऊपर कि उसमें मनमानी की गई है या अपनी कम्युनिटी का फेवर लिया है। मेंबर तो दोनों के बराबर हैं। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने अडॉप्ट किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना, वो ये कि वहाँ पर जो स्टेट्स हैं, स्पेशली दो जो मेजर स्टेट्स हैं, वलून रीजन और दूसरा जो उसमें दिखाया गया है फ्लेमिश रीजन, इन दोनों स्टेट्स में सेपरेट गवर्नमेंट है और उनको लिबर्टी प्राप्त है, उनको स्वायत्तता है। उनको सेकंड पॉइंट पे साफ साफ लिखा हुआ है, many powers of the central government have been given to the state governments of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. वहाँ के राज्यों को स्वतंत्र और स्वायत्त शक्ति दी गई है, उनको अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने अपने रीजन को, मतलब इसको आप ये भी कह सकते हो कि एक डच कम्युनिटी बना दी गई है डच रीजन में, और एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई है फ्रेंच रीजन में। इससे क्या हो गया कि दोनों ही ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने अपने रीजन के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। दोनों को फ्रीडम है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या उनके सबॉर्डिनेट बन के काम नहीं करेंगे। ये इंडिपेंडेंट हैं, इनको स्वायत्तता मिली हुई है, ये फ्री हैं, स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। और इनको कभी ये भी ना लगे कि भाई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करना पड़ रहा है या उनका रूल या लॉ फॉलो करना पड़ रहा है, ऑर्डर फॉलो करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ब्रसेल्स हैज द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has already accepted equal representation in the central government. फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरे केंद्र की जो सरकार है उसमें डच स्पीकर मेजॉरिटी में थे, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, फ्रेंच स्पीकर जो माइनॉरिटीज़ हैं कंट्री में उनके 50% मतलब इक्वल प्रोपोर्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट में प्लेस दिया। मेजॉरिटी माइनॉरिटी का वहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया और दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल प्रोपोर्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट में रखा गया। तो ब्रसेल्स में जहाँ पर आपने देखा था कंडीशन जस्ट अपोजिट थी, फ्रेंच जो थे वो मेजॉरिटी में थे, लगभग 80% हैं, और जबकि जो डच हैं वो माइनॉरिटी में हैं। ब्रसेल कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल सिटी की, जैसे अपने कंट्री इंडिया की बात करेंगे तो दिल्ली की सरकार की बात करें, तो ब्रसेल्स में भी उन्होंने सेम जो मेथड है, कॉन्सेप्ट है, अडॉप्ट किया कि वहाँ पर भी उन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ से 50-50% मतलब इक्वल जो मेंबर्स हैं और उसमें जो पार्लियामेंट में वहाँ पर लीडर्स हैं उनको उन्होंने चांस दिया हुआ है। उसका रीज़न यही था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजॉरिटी ने माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट किया कि चलिए हम लोग ज़्यादा हैं लेकिन आप तब भी इसमें आइए, इक्वल पार्टिसिपेशन करिए। तो फिर वही माइनॉरिटी जब सिटी और कैपिटल सिटी गवर्नमेंट में आते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, आपने हमको चांस दिया था पहले, अब सिटी में जो गवर्नमेंट बन रही है इसमें हम आपको चांस देते हैं, आप कम है लेकिन फिर भी आपका इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए पूरे कंट्री में एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अनोखा उदाहरण है कोऑपरेशन का भी, और एक दूसरे को किस तरीके से आप माइनॉरिटीज़ को अपने साथ में लेकर के चल सकते हैं। उनकी संख्या कम होने के बाद में भी आप उनको रिप्रेजेंटेशन में गवर्नमेंट में प्लेस देते हैं, स्थान देते हैं, वो भी इक्वल देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरीके से बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, और वहाँ पर अब ये किसी भी तरीके का कोई लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर जो मतभेद है, भेदभाव है, वो नहीं है। और एक नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसमें है और है बेल्जियम में कि वहाँ पर ये लास्ट पॉइंट देकर लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट is elected by the people belonging to the language community, Dutch, French and the German speakings, no matter where they live.
This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. यहाँ पर ये मैटर आया था कि सेंटर, अब जो अगर फ्रेंच स्पीकर्स हैं, जर्मन स्पीकर्स हैं या फिर डच स्पीकर्स हैं, उन कम्युनिटी के कल्चर से रिलेटेड या सोशल मैटर से या उनके डेवलपमेंट से, उनकी लिंग्विस्टिक या एजुकेशन के मैटर से रिलेटेड कोई मामला आता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा, कौन सी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो गवर्नमेंट पार्शियलिटी कर दे किसी के साथ में। तो उन्होंने एक इसका और अच्छा आइडिया निकाला। उन्होंने कहा कि हम एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं। हर एक कम्युनिटी की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, उसमें उसी के मेंबर होंगे। फ्रेंच कम्युनिटी की गवर्नमेंट, डच कम्युनिटी की गवर्नमेंट और जर्मन कम्युनिटी की गवर्नमेंट्स जो होंगी वो अपनी अपनी कम्युनिटी से मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट केवल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी मैटर्स के लिए काम करेंगे। इनका सेंट्रल और स्टेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोविज़न था जो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम करेगा, और वो केवल अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। अगर उनको किसी दूसरी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के हो सकते हैं, लेकिन उनको अगर अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट पर, उनकी एजुकेशन कैसे होगी, क्या सिस्टम बनेगा, उनका सोशल और जो कल्चरल डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, तो उसके लिए ये कम्युनिटी गवर्नमेंट अपनी कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो ऐसा कुछ सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जो क्वेश्चन आंसर नोट कर रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, इनकी रीडिंग के साथ साथ में बुक की रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बुक को भी आप रीड करते रहिए, वीडियो को भी समझते रहिए। वीडियो में जो भी एक्सप्लेनेशन है उसके साथ बुक रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, बुक की रीडिंग भी करेंगे। तो अभी आप इसकी स्टडी कैरी ऑन रखिए। जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, या पावर शेयरिंग किन किन सेक्टर्स में, और इसको कितना लार्जली और किन फील्ड्स में शेयर किया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, थैंक यू।